हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच खतरनाक जंग चल रही है, मुमकिन है कि बहुत जल्दी हम लोग देखें कि भारत की तरफ से लगभग 1 लाख नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ इजराइल के तरफ भेजे जाए। अब इजराइल को अचानक से इस खतरनाक जंग के बीच में 1 लाख नौजवानों की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, और आखिर इजराइल इन 1 लाख नौजवानों को सिर्फ भारत मतलब के इंडिया से ही क्यों बुलाना चाहता है, बाकी किसी देश से क्यों नहीं बुलाना चाहता है, यही चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चलने वाली उस खतरनाक जंग के बारे में कि जिसको ऑलरेडी 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और 1.5 महीना होने वाला है, तो वो किस खतरनाक कंडीशन में पहुंच चुकी है, ये शायद मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में से ज़्यादातर लोग ऑलरेडी उसको बड़ी बारीकी के साथ न्यूज़ के ज़रिए से कवर कर ही रहे होंगे। मोटा मोटा ये समझिए कि गाज़ा के अंदर सिर्फ 12,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें ज़्यादातर बच्चे और औरतें ही शामिल हैं, बल्कि साथ ही साथ लाखों की तादाद में लोग अपना घर बार छोड़ने पर भी मजबूर हो चुके हैं। फ़िलहाल अब अगर बात कर ले मुद्दे की कि आखिर इजराइल को अचानक से 1 लाख के करीब नौजवानों की क्यों ज़रूरत पड़ गई है और वो इन नौजवानों को इंडिया से ही क्यों बुला रहा है, तो दोस्तों इस पूरे मैटर को समझने के लिए हमको थोड़ा पीछे से समझना होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आज के दौर में इजराइल न सिर्फ एडवांस है बल्कि काफ़ी ताकतवर भी है, और उसकी वजह यही है क्योंकि जब से इजराइल कायम हुआ है तब से ही अमेरिका हमेशा इसके साथ खड़ा रहा है। अमेरिका के तरफ से शुरू से ही इजराइल की इतनी ज़्यादा मदद की गई है कि जिसके बारे में इमेजिन करना भी मुमकिन नहीं है। मगर फिर भी इजराइल की एक ऐसी परेशानी भी है कि जिसका हल अमेरिका भी कभी नहीं निकाल पाता है, और उस परेशानी की वजह से इजराइल कभी भी खतरे में पड़ जाता है, और वो परेशानी कुछ और नहीं बल्कि इजराइल के आबादी का हद से ज़्यादा कम होना है। यही वजह है कि शुरू से ही इजराइल के अंदर ये कानून भी बना दिया गया है कि इजराइल का इंसान चाहे जो कुछ भी करे, मतलब चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, राइटर बने, जर्नलिस्ट बने, एक्टर बने, सिंगर बने, स्पोर्ट्समैन बने, चाहे किसी भी फील्ड में आप चले जाए, मगर उस इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग ले और कुछ लिमिटेड टाइम मिलिट्री में गुजारे। ये इसीलिए होता है ताकि अगर कभी भी ज़रूरत पड़े, कभी जंग शुरू हो, तो इन लोगों को भी बुलाया जा सके और जंग में शामिल किया जा सके। वरना जाहिर है इजराइल की तो इतनी आबादी भी नहीं है कि जिसके ज़रिए से दुनिया के दूसरी ताकतों की तरह अपने एक मुस्तकिल आर्मी बनाकर खड़ा कर सके। यही वजह है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब अभी 7 अक्टूबर के बाद से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई थी, तो शुरुआत में इस तरह के बहुत सारे न्यूज़ आए थे कि जिसमें बताया जा रहा था कि इजराइल के ऐसे लाखों यहूदी को जो अपने देश से बाहर रह रहे थे, अब वो या तो पढ़ाई कर रहे थे या बिजनेसेस कर रहे थे या अलग अलग फील्ड में अलग अलग कंपनीज में जॉब कर रहे थे, उन सब को फ़ौरन बड़े बड़े जहाज़ों के ज़रिए से इजराइल वापस बुला लिया गया। ये दरअसल 18 साल के उम्र के ऊपर के वही सारे यहूदी इजरायली लोग हैं कि जो वैसे तो है दूसरे फील्ड में, मगर न सिर्फ मिलिट्री की ट्रेनिंग ले चुके हैं बल्कि इजरायली कानून के मुताबिक जंग की हालत में उनको इजराइल के तरफ से लड़ना भी पड़ेगा। न सिर्फ विदेशों से ही बुलाए गए बल्कि वो सारे लाखों लोग भी जो इजराइल के अंदर ही अलग अलग कंपनीज, अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे, उन सब को फ़ौरन वहाँ से बुलाकर इजराइल की फ़ौज के साथ खड़ा कर दिया गया। इसका असर ये हुआ कि इजराइल अपने दुश्मन हमास के ख़िलाफ़ एक बड़ी फ़ौज खड़ी करने में तो कामयाब हो गया, मगर इजराइल के अंदर जो दूसरे सेक्टर्स थे, जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज, फैक्ट्रीज और मेनली जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। आज इस जंग की वजह से हालात ऐसे बन चुके हैं कि इजराइल के ज़्यादातर कंपनी, ज़्यादातर फैक्ट्री, ज़्यादातर क्षेत्र बुरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनके सारे प्रोजेक्ट और उनके सारे काम रुके पड़े हैं। इसका असर सीधे तौर पर इजराइल की इकोनॉमी पर भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ये बात क्लियर कर चुके हैं कि इजराइल की इकोनॉमी लगभग 10 से 11% के करीब फ़ौरन गिर चुकी है। दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है कि बल्कि अगर इस जंग के मामले को हटा भी दिया जाए तो उससे पहले भी इजराइल के अंदर लेबर की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है कि जिसकी वजह से हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में फ़िलिस्तीनी लोग भी इजराइल के अलग अलग क्षेत्रों में आकर एक लेबर के तौर पर काम करते हैं। मगर पिछले कुछ महीनों में या फिर ये कहिए कि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा था कि इजराइल बड़ी तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रहा था किसी तरह से
वो उन सारे फ़िलिस्तीनी वर्कर्स को रिप्लेस कर दे कि जो उसके यहाँ काम करने के लिए आते हैं। यानी आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि इजराइल ये कोशिश कर रहा था कि सारे फ़िलिस्तीनियों को वापस उन्हीं के इलाकों में भेज दिया जाए, जबकि इनकी जगह पर ऐसे लोगों को काम दिया जाए कि जो किसी और देश से बिलोंग करते हैं। और इजराइल ऐसी प्लानिंग इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको फ़िलिस्तीनी लोगों से काफ़ी ख़तरा महसूस हो रहा था। यही वजह है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले 3-4 महीने पहले भी इस तरह के बहुत सारी खबरें आई थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि इजराइल बहुत जल्द ही फ़िलिस्तीनी वर्कर्स को इंडियन लेबर के साथ रिप्लेस करने वाला है। मगर जाहिर है उस वक्त तक तो सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी। मगर अब जब 7 अक्टूबर के दिन हमास के तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा अटैक किया गया और एक नई जंग का आगाज़ हुआ, तो इजराइल ने बड़ी तेज़ी के साथ लगभग 90,000 के करीब ऐसे फ़िलिस्तीनी वर्कर्स को गाज़ा पट्टी में वापस भेज दिया कि जो इजराइल के अंदर काम किया करते थे। फ़िलिस्तीनी वर्कर्स भी अपने वापस जा चुके हैं और बाकी जो इजरायली वर्कर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की बजाय इजराइल के बनाई हुई आर्मी में खड़े हुए हैं। तो जाहिर है इस जंग की वजह से अब इजराइल के ज़्यादातर सेक्टर्स पूरी तरीके से बर्बादी के रास्ते पर पहुंच चुके हैं और इजराइल की पूरी इकोनॉमी के जो इस जंग की वजह से इतने कम वक्त में 10 से 11% ऑलरेडी गिर चुकी है। अगर लेबर शॉर्टेज को पूरा नहीं किया गया और ये जंग लंबे समय तक चली तो जाहिर है पूरे के पूरे इकोनॉमी ही बर्बाद हो सकती है। इसीलिए अब इजराइल को इमरजेंसी में लगभग 1 लाख के करीब लेबर चाहिए। जाहिर है इजराइल को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिस यूरोप या अमेरिका से मिलता है वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा लेबर पाई नहीं जाती है। लेबर की जब भी बात होती है तो कुछ एशियन कंट्रीज़ का नाम ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है, जैसा कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश। अब इन सारे देशों में भी चाइना का मामला ये है कि उसके पास लेबर तो है मगर उसके लेबर दुनिया के बाकी इलाकों में आप लोगों को ज़्यादा नज़र नहीं आएगी। वो इसलिए क्योंकि चाइना अपने लेबर का इस्तेमाल अपने ही देश के अंदर कर लेता है। यही वजह है कि अगर आप लोग दुनिया के किसी भी इलाके में जाकर लेबर सेक्टर पर नज़र डालेंगे और अगर मेनली अरब कंट्रीज़ पर नज़र भी डाल ली जाए जैसा कि सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, यूएई वगैरह, तो इन सब में आप लोगों को ज़्यादातर लेबर जो नज़र आएगी वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से ही नज़र आएगी। अब इजराइल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से तो लेबर मंगा नहीं सकता है क्योंकि जाहिर है ये दोनों देश तो खुद ऐसे हैं कि जो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, बल्कि इन देशों में रहने वाले लोग तो इजराइल से नफरत करते हैं। बाकी आखिर में बचा इंडिया, और इंडिया के बारे में पिछले कुछ सालों से लगातार जैसा कि महसूस भी किया गया है कि इंडियन गवर्नमेंट के रिश्ते इजराइल के साथ काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए इजराइल को लगता है कि ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है तो उसको लाखों की तादाद में ऐसी लेबर सिर्फ इंडिया से ही मिल सकती है कि जो सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी ट्रस्टवर्दी हो, मतलब जिस पर काफ़ी भरोसा किया जा सके। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें बाहर निकल कर आ रही है और इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं कि जिसमें क्लियरली ये बताया जा रहा है कि इजराइल और इंडिया के बीच में बातें शुरू भी हो गई है और बहुत जल्द मुमकिन है कि इजराइल के डिमांड पर इंडिया से लगभग 1 लाख के करीब लेबर को इजराइल की तरफ भेजा जाए। फिलहाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।